उसके जन्म के कुछ दिनों बाद उसकी माँ का निधन हो गया था, इसलिए उसके पिता शंकर ने पार्वती से शादी कर ली। कुछ समय के बाद उन्हें एक बेटा हुआ। तब से पार्वती का पूरा ध्यान अपने बेटे की देखभाल में रहने लगा और वो पूर्ति की उपेक्षा करने लगी। वो हमेशा उसे एक नौकर और अपने लिए एक बाधा समझ रही थी। एक दिन रात को जब पूर्ति पढ़ाई कर रही थी तो पार्वती उसके पास आई। सुनो इधर, सुबह जल्दी उठकर सभी बर्तन धो और उसके बाद स्कूल जाना, समझी ना? उन्हें छोड़कर नहीं जाना, बाद में मेरा करना मुश्किल होता है। उसकी बातें सुनकर स्फूर्ति पलट कर जवाब न दे सकी। ठीक है आंटी, कर दूंगी। उस रात सोकर अगली सुबह सबके उठने से पहले ही उठ गई और जाकर बर्तन धोने लगी। आवाज सुनकर शंकर उठ गया। क्या बेटी, इतनी जल्दी उठकर बर्तन क्यों धो रही हो? तुम्हारी माँ है ना? उन्होंने मुझे बर्तन धोने के लिए कहा है पापा। मुझे स्कूल जाने में देर हो सकती है, इसलिए मैं इसे अभी कर रही हूँ। जब उसने उसे बताया तो शंकर क्रोधित हो गया और पार्वती के पास गया और उसे जगाया। पार्वती, क्या तुम्हें कुछ समझ है? उस छोटी लड़की को कपड़े धोने के लिए कहा। इस छोटी बात के लिए तुम मुझे जगाकर पूछ रहे हो जी? अगर वो काम करती तो क्या हुआ? क्या मुझे अकेले नौकरानी की तरह सारा काम करना होगा? अभी वो छोटी लड़की है, तुम खुद काम क्यों नहीं करती? वो क्यों करेगी? देखो, इस तरह अगर तुम उसका साथ दोगे तो मैं अपने बेटे के साथ चली जाऊंगी। तुम किसी और से शादी कर लेना फिर। इस तरह धमकी दे दी तो शंकर एक शब्द भी नहीं कह सका और उसे चुप रहना पड़ा। कुछ देर बाद शंकर किसी काम से बाहर निकल गया। जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसने उन्हें रोका। अगर पापा तुमसे पूछे कि तुम काम क्यों कर रही हो तो उसे बताओ कि माँ सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ, बोलना है। लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे बुरा मत बनाओ कि मैंने तुमको ऐसा करने के लिए कहा, समझी तुम? और अगर तुम मुझ पर दोष मढ़ती हो तो तुम्हारे पास स्कूल ले जाने के लिए खाना नहीं होगा, बता देती हूँ। ठीक है आंटी, अगली बार से नहीं बताऊंगी। ठीक है, अपने भाई को भी ध्यान से लेकर जाओ। और एक और बात, उसे बाईं ओर चलने दो, तुम दाहिनी ओर चलो, ताकि कोई गाड़ी उसे टक्कर ना मार दे। वो अपने बेटे के प्रति अपार प्रेम दिखाती थी और पूर्ति को एक अनाथ की तरह देखती थी। इस तरह दिन बीत रहे थे। उस दिन रविवार की छुट्टी होने के कारण अपने कपड़े धोने स्फूर्ति नल पर बैठ गई। उसी समय पार्वती भी अपने कपड़े धोने आई। पूर्ति को देखकर वो अपने कपड़े धो रही है, शंकर भी घर पर नहीं है, उसे मेरे कपड़े और बाबू के कपड़े भी धुलवाने का यही सही समय है। और पूर्ति के पास जाकर, सुनो, इन कपड़ों को भी अच्छे से धो दो। उसने बाल्टी वहीं रख दी। बाप रे, इतने कपड़े धोना मेरे लिए मुश्किल है आंटी। आप ही मेरी मदद करो तो काम जल्दी हो जाएगा। अगर मैं बैठकर तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा? मैं पकाऊं जाकर रोटी, तब तो तुम खा सकोगी। बिना कुछ बोले जाकर काम करो तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझ गई? उसने उसे डरा दिया। जब उसने कहा तो पूर्ति के पास कपड़े धोने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। उसने सुबह कपड़े धोना शुरू किया था और दोपहर तक करती ही रही। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। दोपहर के भोजन के बाद वो कुछ देर के लिए सो गई। फिर शाम को उसने एक गेंद ली और उससे खेलने लग गई। तभी पार्वती का बेटा रोने लगा। पार्वती उसे देखकर, अरे रे रे रे, क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रहे हो? मैंने होमवर्क नहीं किया और ना ही करने का मन कर रहा है माँ। अरे, होमवर्क करने के लिए ऐसे रोते हैं क्या? ना 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 ना, होमवर्क करवा देती हूँ। ए पूर्ति, पूर्ति। लेकिन पूर्ति को सुनाई नहीं दिया। इसको सुनाई ही नहीं दे रहा। तो वो बाहर गई और पूर्ति से, ए, जरा इधर आओ। क्या हुआ आंटी? बाबू का होमवर्क नहीं हुआ, वो रो रहा है, तुम जाकर उसका होमवर्क पूरा करो। आंटी,
हमें दूसरों का होमवर्क नहीं करना है। मेरे टीचर्स कहते हैं अगर हम खुद करेंगे तो ही बेहतर सीखेंगे। तुम वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। उसने उसे डांटा। तब पूर्ति कुछ भी नहीं कर सकी। वो बस गई और बैठकर भाई का सारा होमवर्क किया। इस तरह पार्वती सौतेली बेटी को प्रताड़ित करती थी और अपने बेटे का प्यार से पालन पोषण कर रही थी। जब उसने उसे जरूरत से ज्यादा प्यार किया तो उसने उसकी किताबें पढ़ना ही बंद कर दिया। दूसरी ओर पूर्ति अच्छी तरह से पढ़ रही थी और स्कूल में नाम कमा रही थी। एक गांव में प्रिया और रमेश ने शादी की और साथ रह रहे थे। वे एक धनी दंपत्ति थे जिनके पास बहुत सारी दौलत थी। साथ ही प्रिया एक सुंदर दिखने वाली महिला थी। अपनी हैसियत देखकर उसे बहुत घमंड होता था। उसी गांव में एक गरीब परिवार कीर्ति और राजू का था। कीर्ति थोड़ी सांवली थी। अपनी आजीविका कमाने के लिए कीर्ति और राजू दोनों काम किया करते थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रिया गर्भवती हुई और ये जानकर वो बहुत खुश हुई और रमेश से कहा, सुनो जी, कुछ और दिनों में हम माता पिता बनने वाले हैं। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत रोमांचित महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे मेरे जैसा सुंदर पुत्र मिलना चाहिए। तुम लड़का हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? संयोग से अगर हमारी लड़की हुई तो फिर क्या करोगी? ए जी, मजाक में भी ऐसा मत बोलो, मुझे सिर्फ लड़का चाहिए। दिन बीत रहे थे। प्रिया रोज एक लड़के के लिए प्रार्थना करने लगी और वो कभी कभी लड़का होने के लिए उपवास भी रख रही थी। उसकी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे और फिर एक दिन उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और रमेश उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहीं कीर्ति भी लेबर पेन के साथ भर्ती हो गई। राजू घबरा गया और पैसे के लिए बाहर निकल गया। ये सब रमेश ने देखा। तब तक दोनों औरतों की डिलीवरी हो गई और डॉक्टर बाहर आई। डिलीवरी पूरी हो गई है, आप जाकर देख लें, डॉक्टर ने कहा और वहां से चली गई। रमेश दौड़ते हुए अंदर गया। वहां प्रिया बेहोश थी। जब रमेश को पता चला कि उसे एक बच्ची हुई है तो वो घबरा गया। हे भगवान, मेरी एक बच्ची हुई है। अगर प्रिया को इस बारे में पता चलेगा तो वो रोने लगेगी और उसे तमाम नई बीमारियां हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना चाहिए ईश्वर? वो परेशान था और सोच रहा था। फिर उसने अगले बिस्तर पर कीर्ति को देखा। वो उसके पास गया। उसे एक लड़का हुआ था। कीर्ति गहरी नींद में थी। उसने सोचा कि यही सही समय है। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं गलत है। भगवान, मुझे माफ कर देना। उसने लड़की को प्रिया के पास और लड़की को कीर्ति के पास रख दिया। इस तरह बच्चे बदल दिए। जब प्रिया को होश आया तो वो लड़की को देखकर बड़ी खुश हुई। बाद में रमेश और प्रिया बच्चे को घर ले गए। कीर्ति और राजू को लगा कि उनके घर में लक्ष्मी आई है और वे भी बहुत खुश हुए और घर चले गए। ऐसे कुछ साल बीत गए। बच्चे अब कुछ बड़े हो गए थे। कीर्ति अपनी माली हालत से परेशान थी। उसकी पड़ोसन ने बताया कि एक औरत को काम वाली की जरूरत है और उसे पता भी दिया। तो वो अपनी बेटी को लेकर बताए पते पर गई। वहां घर के सामने खड़े होकर, मैडम जी, क्या आप एक बार बाहर आएंगी? इस तरह कीर्ति ने पुकारा। प्रिया बाहर निकल कर आई। क्या चाहिए? कौन हो तुम? मैडम, मुझे पता चला कि आपको एक नौकरानी की जरूरत है। मैं अच्छा कर सकती हूँ। प्लीज मुझे अपने घर में काम करने दें। ठीक है, पहले मेरे पास एक नौकरानी थी, अच्छा नहीं कर रही थी, निकाल दी। तुम सावधान रहना। वो उससे उनके घर का काम करवाने लगी। तब तक रमेश घर आ गया और उसने उसे नई नौकरानी के बारे में बताया। रमेश ने कीर्ति और उसकी बेटी को देखा तो वो चौंक गया। उसे अस्पताल की घटना याद आई और उसने मन में सोचा, हे भगवान, इन दिनों मेरी बेटी दूर रही, लेकिन अब तुम उसे मेरे पास ले आए। उसने मन में सोचा।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रिया कीर्ति और उसकी बेटी के साथ बहुत रूखा व्यवहार करती थी और वो उन्हें हर छोटी बड़ी बात पर डांट देती थी। ऐसे ही एक दिन जब कीर्ति सुबह घर आई, इतनी देर क्यों हुई? क्या मुझे तुम्हारे आने का इंतजार करना होगा? अयो नहीं मैडम, मुझे घर पर कुछ काम था तो देर हो गई। ठीक है, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं कार से जाऊंगी, तुम पैदल चलकर आओ, लेकिन जल्दी आना। और तुम लड़की अंदर मत जाना, बाहर बैठकर घर देखो, उसने कहा और बड़ी स्टाइल में कार में बैठकर निकल गई। तब कीर्ति ने अपनी बेटी को सावधान रहने को कहा और बाजार के लिए निकल गई। बाजार के पास प्रिया कार में बैठकर कीर्ति का इंतजार कर रही थी। कीर्ति को आते देखकर वो कार से नीचे उतर गई। कार के आगे वाले हिस्से में उसे कुछ धूल दिखाई दे रही थी। छी, पता नहीं ये धूल कहां से आई। ए कीर्ति, कार की धूल साफ कर दो, नहीं तो हम अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। मैडम, धूल साफ करने के लिए मुझे यहाँ कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है मैडम। नहीं मिल रहा? तुम्हारी साड़ी है ना, उससे साफ कर दो। घर जाकर बेकार साड़ियां तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी मैं। उसने कीर्ति से सख्ती से बात की। कुछ ना कह पाने के कारण उसने अपनी साड़ी से ही कार को पोंछा। फिर प्रिया ने बाजार का काम खत्म किया और कार में चली गई। जब वो घर पहुंची तो कीर्ति की बेटी और प्रिया का बेटा मजे से खेल रहे थे। रमेश उन दोनों को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। तभी प्रिया घर में दाखिल हुई और बच्चों को खेलते देखा। वो लड़की से नाराज हो गई और उसके साथ मारपीट करने लगी। क्यों री, मैंने तुझसे कहा था मेरे घर के सामने बैठकर घर को देखना, लेकिन तू मेरे बेटे के साथ खेलने लग गई। हाँ, वो उस पर चिल्लाने लगी। ये देख रमेश ने जाकर उसे रोका। क्या तुम पागल हो गई हो? एक छोटी सी बच्ची को क्यों मार रही हो? उसने क्या किया? वो एक नौकरानी की बेटी है और उसे मेरे बेटे के साथ खेलने का अधिकार नहीं। ये सुनकर रमेश गुस्से में तिलमिला गया। वो छोटी बच्ची नौकरानी की बेटी नहीं, तुमने उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। और रमेश ने बताया कि अस्पताल में क्या हुआ था। ये सुनकर प्रिया दंग रह गई। कीर्ति जब आई तो वो भी सुनकर चौंक गई। जब उसे पता चला कि वो उसकी अपनी बेटी है तो उसे बहुत बुरा लगा और उसे अपने पास लिया और कहने लगी, अब दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। कीर्ति, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने पैसे के घमंड के साथ तुम्हारे साथ अशिष्ट व्यवहार किया। अब से तुम भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हो। उसने क्षमा मांगी। तब से वो दोनों बच्चों की एक जैसे देखभाल करने लगी।